प्यारे बच्चे, यह वीडियो थोड़ा सा लेट से बन रहा है क्योंकि कुछ विद्यालय संबंधी भी काम ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। अब सभी चीज़ को देख करके चलना पड़ रहा है। अभी इंटर के बच्चे भी डिमांड ही कर रहे हैं, एक सर जी हम लोगों का भी एक क्लास ज़रूर डालिए। और जानते हैं जो कि ये जीवन का पहला कड़ी है जो कि हम आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आ रहे हैं। और मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है जो कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और देखने का प्रयास किया। और मेरा भी आपसे वादा रहेगा जो कि मैं आप लोगों को जो चैलेंज दिया हूँ उस पे खरा उतरने का प्रयास भी करूँगा। आप लोग 24 तारीख को अपना हिंदी का पेपर दीजिएगा और हिंदी का पेपर दे करके तुरंत मुझसे बताइएगा कि सर जी आपने जो बात कहा था वो बात सत्य है या असत्य है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मेरे पढ़ाए हुए जितना भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें से 70% दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस क्वेश्चन को रोक सके। इसलिए अगर आप लोग हमारे पर विश्वास रखे हैं तो मैं इस विश्वास को कायम रखने का प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे पढ़ाए हुए 70% से अधिक क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और अगर 24 तारीख को आपके पेपर में मेरे बताए हुए अगर क्वेश्चन लड़ रहे हैं तो मैं दूसरे सब्जेक्ट का पेपर तुरंत आपको देने का प्रयास करूंगा। और मेरा सिर्फ ये 1.5 से 2 घंटे का वीडियो एक देखिए और जितना मैं क्वेश्चन करता हूँ उतना सिर्फ तैयार करके देखिए। पास होने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। चूँकि समय कम है, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना भी है। तो आइए अब आगे बढ़ा जाए इस बात के साथ जो कि मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया और मंजिल अपनी मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया और मंजिल अपनी मान लिया। इस कदम पे कदम के साथ कदम मिला करके आप मेरे साथ चलें और जितना भी संभव हो हम आपका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिर पुनः उन बातों को हम रिवीजन करते चलते हैं। आपको रस में सिर्फ 2 रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस में हमने आप लोगों को पढ़ाते वक्त बताया है ये कि जब जोकर जो है नाच के मंच पे आता है और तुरंत काजल कहीं काकई करता है तो तुरंत हम हंस देते हैं। हंसते हैं तो भाई वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। और करुण रस का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ दया की भावना आती है वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर करुण रस होता है। क्योंकि अभी हम लोग को कुछ सीखने में समय लगेंगे। यूट्यूब पे हम लोग नए हैं, खान सर तो हम लोग बन नहीं सकते, लेकिन प्रयास मेरा रहेगा जो कि हम माटी के लाल, माटी की कीमत और माटी की सौगंध को दिखा करके दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। दूसरा नंबर पे आइए छंद। छंद में हमने बताया था ये कि इसमें जो है दोहा, सोठा और रोला, चौपाई। तो मैंने चौपाई में बताया था चौपाई में जो होते हैं 4 चरण, चौपाई के चारों गोड़ा बराबर। चारों गोड़ा बराबर भैया तो मान लीजिए कि सब बराबर हो गए ना, तो उसमें 16 मात्राएं होती हैं, चारों चारों एकदम बराबर हैं, एकदम ना कोई कम है ना बेसी है। फिर हमने दोहा के बारे में बताया था। दोहा के बारे में हमने बताया था जो कि दोहा में हमने बताया था जो कि दोहा में कितने अक्षर है? 2 अक्षर। 2 अक्षर में एक अक्षर और आप जोड़ दीजिएगा तो सोठा में कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर। तो दोहा में 2 अक्षर और सोठा में 3 अक्षर, तो 2 में हम 1 जोड़ते हैं। जो छोटा वाला दोहा 2 अक्षर का है और सोठा 3 अक्षर का है, तो 2 अक्षर वाले में हमेशा 1 अक्षर 1 अंक हम जोड़ देते हैं। 2 में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 3। 3 से हम 3 नहीं याद रखेंगे, 3 से 13 याद रखेंगे। यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा को मैंने बताया था कि दोहा में आप कबीर के जो भी दोहे हैं वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर पे आइए, दोहा के बाद जो है सोठा आता है। और सोठा में भी हमने बताया था कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। भैया हमने बताया कि जब सोठा को देख करके हम इसमें से एक का कि जोड़े थे। सोठा को मैंने सोठा भाई 3 अक्षर है और इसमें 2 अक्षर है, तो दोहा को देख करके मैंने सोठा 3 अक्षर, 3 अक्षर वाले की वजह से हमने उसमें 1 अक्षर जोड़ा था तो 3 हम यहाँ पर लाए थे। हम इसमें सब क्या करेंगे, 2 अक्षर निकाल देंगे।
2 अक्षर निकाल दिए, काहे कि दोहा में 2 अक्षर है। तो जब 2 अक्षर हम निकाले तो देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए भैया 2 एकदम ये इम्पॉर्टेंट है पंडित जी, एकदम मैं बता रहा हूँ 100% सोरठा और रोला, ये दोनों में से एकदम एक ना एक तो एकदम आना ही है। दोनों आएँगे, लेकिन एक आपको याद ज़रूर रखना है। तो इसके भी 4 चरण होते हैं। इसमें से 2 अक्षर निकाल देते हैं तो बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। और इस 1 से आप याद रखिएगा, दोहा में 1 जोड़े तो ये 3 अक्षर हो गया। और इसमें क्या किए है 2 अक्षरिया भाई, यह जब जुड़वा रहा है, तू कह रहा है कि हम एगो देंगे, तू कह रहा है हम 2 गो लेंगे, तो 2 गो भैया ये ले लिया, तो 2 अक्षर इसमें से निकाल दो, बचा 1 अक्षर। जब 1 अक्षर इसमें बचा तो बताइए जी कि अब यहाँ हम 1 से याद रखेंगे 1, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएँ और दूसरे चौथे में 13 मात्राएँ। इसका उल्टा हो गया, यह भी खत्म। यानी 11 और 13 मात्राएँ। इसमें कोई शक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। मेरा प्रयास तो यही चल रहा है कि मनो जितना अच्छी तरह से मैं बता सकूं। फिर आगे जो है रोला पे आइए। रोला को हमने बताया था कि रोला जो होता है सममात्रिक होता है। अभी नए हैं, हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, इससे थोड़ा सा उस पर आप लोग गौर करने का प्रयास मत कीजिएगा तो आएंगे। तो यह जो है सममात्रिक होता है। और मैंने बताया था जो कि इसमें जो होते हैं कितनी मात्राएँ? 24 मात्राएँ। यह सममात्रिक होता है। अब प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्राएँ होती हैं। 11 और 13 याद रखिएगा, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? यति लगा होता है, यही हमको याद रखना है। तो यह चूँकि समय कम है, अब विधिवत पढ़ाने का समय है नहीं, तो इसलिए हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर अलंकार में आइए। अलंकार में जो है मुख्य रूप से हमें पढ़ना है 3 अलंकार। 3 अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार हमको पढ़ना है। तो हमने इसमें जो है कहा था जी कि सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। मानो याद रखिएगा, सा सी से सम, मानो ई शब्द अगर जिस भी पंक्तियों में आ जाए जी कि सा लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, से लगा हुआ है, सम लगा हुआ है, तो सा सी से सम सरिस मान लो, क्या मान लो? उपमा जी की आशा। मानो यह अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का पहचान क्या है? इसमें सा सी से सम सरिस आदि शब्द आते हैं। उसके बाद दूसरा आ गया रूपक। और रूपक हमने बताया था चरण कमल एक रूप मानकर जहाँ 2 चीज़ों एक समानता प्रतीत होती हो, एक समानता दिखाई जाती हो, तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, और सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 3 ही हमको पढ़ना है, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या? उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जन जानो। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें जो है मन, मनहु, जनु, जनहु, ये सब शब्द इसमें आते हैं। तो जहाँ पे मनु, मनहु, जनहु और जनहु ये सब शब्द आए, वहाँ पर आप क्या समझेंगे? जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपनी विश्व प्रसिद्ध वाराणसी नगरी के बारे में। तो वाराणसी नगरी के बारे में चूँकि अब यहाँ पर संस्कृत में हम लोग आ गए, तो यहाँ से मैंने संदर्भ सहित व्याख्या बताया था जो कि अगर गद्य में रहे तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पढ़ी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक या मित्रता नामक या जो भी चैप्टर होगा इस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा जो है कवि मत लिखने का प्रयास, गद्य हो तो कवि मत लिखिएगा और पद्य हो तो कवि लिख सकते हैं। जब गद्य हो तो साहित्यकार लिखिए, जब पद्य हो तो कवि लिखिए। उसके बाद मैंने बोला था दूसरा हेडिंग आप प्रसंग डालिएगा, तीसरा हेडिंग व्याख्या और चौथा हेडिंग नोट जरूर उसमें लिखिएगा। भाषा शैली कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, उसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग हुआ है, या ये सब चीज़ें ज़रूर उसमें डालने का प्रयास करेंगे तो एग्जामिनर जो है उस पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर देते हैं। दूसरा नंबर जो है हमारा आ गया
गद्य पद्य में, तो पद्य में जो है हम लिखते हैं प्रस्तुत पद्य अवतरण और गद्य में लिखते हैं प्रस्तुत गद्य अवतरण। हमारी पढ़ी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फला पाठ से लिया गया है और इसके लेखक फला हैं। तो यह हो गया। लेकिन संस्कृत में भी आता है, तो संस्कृत में अगर कहीं दे दीजिए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तो आप ये सोचेंगे तो इसमें कैसे आ गया, तो इसमें भी आता है। तो संस्कृत में आप संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत संस्कृत अवतरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संस्कृत अवतरण। प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पढ़ी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक नहीं लिखा जाता है। ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने वाराणसी नगरी में कहा था जो कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे इसमें वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी पहला ही टॉपिक किताब भी देखिए, बिना किताब के मत पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किताब जब मैं क्लास चलाता हूँ तो अपना किताब अपने साथ लेकर रहिएगा। मैं विद्या गाइड या किसी चीज़ से नहीं पढ़ाता हूँ और मेरा उम्मीद भी है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी किताब से ही आएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो अपवाद के तौर पे होते हैं। तो इसमें मैंने कहा था ये कि पहला वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इस पैरा को देखिएगा। दूसरा है जो है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, इसको देखिएगा। और यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इसमें पैराग्राफ को थोड़ा देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट इसमें एकदम इम्पॉर्टेंट ही है मानकर चलिएगा, ये भी आ सकता है। और जितने भी इसमें श्लोक दिए हैं उसको 99% मानकर चलिएगा आना ही आना है। तो उसको ज़रूर आप मानकर याद रखिएगा, उसके अर्थ को निकालना। जैसे इसमें जो है जहाँ मंगलम वर्णम यत्र विभूष यत्र भूषणम, मानो जहाँ का मरना जो है मंगल समझा जाता है, जहाँ का भस्म जो है आभूषण समझा जाता है, और जहाँ के लंगोटी जो है विश्व में लगभग पहनी जाती हैं, मानी जाती हैं, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है नियुक्त विलासा। नियुक्त विलासा आपके चैप्टर पैरा इस साल 30% कटौती में हट गया है। तो फिर हम तीसरे चैप्टर पर आएंगे। और तीसरे चैप्टर पर आने से पहले आप चलिए थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी इस स्तर से हम लोग देखते चलें, जो कि कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में आप देखते चलिएगा। जैसे ट्रिक लगाते चलिएगा। इसका जो क्वेश्चन है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, इस क्वेश्चन को देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बता रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। और थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन इन जितनी बातों पर मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ उन पर विशेष आप ध्यान देंगे। दूसरा जो है वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति, 3 क्वेश्चन। चौथा कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ का मरना जो है मंगल समझा जाता है, यह हो गया। इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आ जाइए अनियुक्त विलासा। अनियुक्त विलासा निकल ही गया है, मैंने बताया ही है। फिर आइए वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। तो इसमें जो है, इसमें बंधन हो या मरण हो, जय हो चाहे पराजय हो, दोनों ही कंडीशन में जो होता है वीर, जो होता है वीर ही होता है। तो इसको देख लीजिएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता, इसको देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका फिर लास्ट एक श्लोक जो दिया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के समय ललकारते हुए बताया है जो कि अय अर्जुन तुम युद्ध करो, यहाँ पर कोई कुछ होता नहीं है। तो उसी में यह बात जो है रखे हुए हैं जो कि अगर मृत को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यह जो है हतो वा प्राप्त सेत स्वर्ग जित्वा वा भोजते महिम, अगर तुम जिंदा रहोगे तो राज्य को भोगोगे। तस्याद दुष्ट कौनते युद्धा कृत निश्चय, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद आइए प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण में जो है इसमें देखिए एकदा बहव जना, इम्पॉर्टेंट पैरा। लास्ट दूसरा जो है इसमें नागरिक नहीं, पुनः तीसरा इसमें चौथा पैरा, पुनः ग्रामीणो ब्रवीत इदान भवन पृक्षण प्रहेल काम,
इस पैरा को देखिएगा, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है जो दो दो लाइन है उसको तो विधिवत हर एक को देखते रहिएगा। अब दो दूरगामी च साक्षरों तक, मानो दूर तक चला जाता है, जिसका पैर नहीं है लेकिन वो दूर तक क्या होता है, चला जाता है। साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, मुख है लेकिन बोल नहीं सकता है, जो इसको जानता है वो क्या है, पंडित है। तो इसको देख लीजिएगा और उसके पैरा को भी थोड़ा देखते चलिएगा। इसमें मुख्य क्वेश्चन है जो है, ग्रामडान कहो उपनिषद, ग्रामीण किसका उपहास किए, पदेन बिना किम दूरम यात, पद बिना पैर का दूर तक कौन चला जाता है, आमुखो अप कह स्फुट वक्ता भवत। इसमें से यह, और एक क्वेश्चन और, ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान से क्या संभव है। तो इतना क्वेश्चन इसमें से देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है आ गया देशभक्ता चंद्रशेखर। देशभक्ता चंद्रशेखर में इसमें जो है द्वितीय दृश्यम में जो गंडा सिंह का अभिनय है, दुर्खुम द्वितीय का साघाता। यहाँ से आप इसको अगर इसमें से आना रहेगा तो इसको उठाएगा, नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। किन किन वर्धते या हट ही गया है सिलेबस से। फिर आरूढ़ स्वेकेतु संवाद, इसमें से अगर आना रहेगा तो लास्ट वाला जो दिया है, यथा सौम्यकेन लुक्ष्मणी नाम सर्वलोहयम विज्ञान, यहाँ इसको उठाएगा। अन्यथा की स्थिति में इसको छोड़ दीजिएगा, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। भारतीय संस्कृति आ गया अगला चैप्टर, भारत की संस्कृति के बारे में। इसमें जो है जो तीसरा पैरा है, भारतीय संस्कृति तु सर्वे शाम, इसको जरूर देख लीजिएगा। अस्माकम संस्कृत, यह 2 पैरा इसमें खाली देखिएगा। और लास्ट में एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भी को देख लीजिएगा। समय कम है क्योंकि पढ़ाना अब बहुत आसान चीज़ नहीं है। और उसके बाद फिर जो है लास्ट में जीवन सूत्राणी है। जीवन सूत्राणी में जो लास्ट वाला 9वां और 10वां, 9वां 10वां और पहला और दूसरा, 9वां 10वां, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं संधि पे। संधि में संधि के बारे में हमने कहा था जो कि एक ही संधि हमको विशेष तौर से पढ़ना है, वह है यण संधि। और यण संधि में हमने बताया था जो कि इसमें सिर्फ, एक मिनट, इसमें 4 अक्षर हम विशेष तौर से ध्यान देते हैं। 4 अक्षर में कौन कौन है भैया, ई, उ, री और ली, सिर्फ 4 अक्षर। यण संधि में ई, उ, री और ली, चाहे वो छोटका ई हो, चाहे बड़का ई हो, चाहे छोटका हो, चाहे बड़का हो, मैंने इन चारों अक्षरों को सिर्फ देखना है। तो यह क्या जो होता है जब इसको हम संधि करते हैं, तो यह जो है ई जो है य में, उ जो है व में, री जो है र में और ली जो है ल में बदल जाता है। जैसे इति धन आदि, इति धन आदि, इसमें देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई की मात्रा इस पे लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, फिर तो ई को किस में बदल जाता है, ई जो है य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। तो हमको सिर्फ इतना ही रखना है याद, ये किण संधि में क्या होता है, ई, उ, री, ली जो है य, व, र, ल में बदल जाता है। या यह भी लिख सकते हैं, ई य में, उ व में, री र में, ली ल में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। मैंने एक और बात आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि इसका जो दूसरा अक्षर होता है हमेशा आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। जैसे यहाँ पर तो इति धन आदि बराबर क्या होता है, होता है इत्यादि। अब ध्यान से देखना, इसका दूसरा अक्षर क्या है, आधा है। और यह जो है ई की मात्रा किस में बदल गया है, य में बदल गया है। किस में बदल गया है, य में। और यह जो आ की मात्रा लग गया है तो इत्यादि हो गया है। यानी ई, उ, री और ली किस में बदल जाते हैं, य, व, र, ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो हो गया यण संधि।
एण संधि के बाद फिर आता है दीर्घ संधि। सिर्फ एण संधि याद देखिएगा, दीर्घ संधि की कोई बात नहीं है। दीर्घ संधि एक आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ये कि इसमें जो होता है अ आ के बाद यदि ए और ऐ आए तो यह ऐ हो जाता है, और अ और आ के बाद ओ चाहे औ अगर आए तो यह क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यही जो है इसमें, इसको ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे सदा धन एव, सदा धन एव, तो यह क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव। देखिए आय हो गया कि नहीं हो गया, यह आय हो गया। यहाँ पर यह आ, देखिए यहाँ पर आ और यह ए, तो और आ के बाद क्या है, ए और आए, चाहे ए आए चाहे ए आए, कोई भी दोनों में से कोई आएगा तो यह आय ही होगा। इसी तरह से और आ के बाद ओ और अ आएगा तो हमेशा औ ही होगा। तो यह होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को छोड़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा रिपीट हम करते चल रहे हैं। समास, समास में हमने बताया था जो कि दो गो समास विधिवत भैया पढ़ना है। दो में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहला द्वंद्व और दूसरा द्विगु। द्वंद्व का मतलब भाई ये कि देखे ही होंगे ये कि अधिकतर मम्मी पापा से गुस्से में रहती हैं, पापा अधिकतर को भी मम्मी से गुस्से में रहते हैं। तो द्वंद्व का मतलब ये कि हमेशा मानो दोनों में का हो, एक दूसरे के विलोम हो, एक दूसरे के विलोम हो, दोनों के बीच में और शब्द का लोप हो। एक कमेंट हंसी के लिए कहा जा रहा है। तो द्वंद्व का मतलब है कि दो शब्द जो एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो, उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम जो है विलोम हो और साथ में बीच में और शब्द का योजक चिन्ह लगा हो बीच में, और हर एक योजक चिन्ह वाला जो होता है द्वंद्व समास नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, लातों लात, इसमें जो है द्वंद्व समास नहीं होगा। इसलिए योजक चिन्ह से खाली किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ लिखा है रातों रात, तो इस योजक चिन्ह से सिर्फ मत समझ लीजिएगा। जब यह दोनों उल्टा हो, जैसे माता पिता, जब इस तरह से इसके बीच में अगर दोनों विलोम एक दूसरे को हों, जैसे विलोम शब्द हों एक दूसरे के, तब यहाँ पर बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझिए कौन सा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे द्वंद्व समास है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में द्विगु समास में मैंने बताया था कि पहला जो शब्द होता है संख्या का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चारपाई, चतुर्भुज, त्रिभुज, मानो पहला जो शब्द रहेगा ना वो संख्या का बोध कराता है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 5 गो, 11 गो, 35 गो, इतना ये जरूर कोई ना जितना भी संख्या बताए, लेकिन पहला जो है संख्या का ही बोध कराएगा। तो यह हो गया, इसको भी खत्म। आगे आगे आइए, प्रत्यय। प्रत्यय में मैंने बताया था प से प्रत्यय बनता है। प से समझिएगा पीछे लगाना भी है, पीछे लगाना है, शब्द के पीछे लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द के पीछे लग गया भैया। जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए दो तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कभी भ्रम की स्थिति मत पढ़िएगा, नहीं तो भ्रांतिमान लग जाएगा। भ्रम की स्थिति मत पढ़िएगा, भ्रांतिमान लग जाएगा। इसलिए कभी देखिए प्रत्यय लगा करके पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर लिख दिया कर, कर लिख करके कह रहा है जो कि कर प्रत्यय में, किसमें, कर प्रत्यय से शब्द बनाइए, से शब्द बनाइए। तो यानी यह कर क्या है, प्रत्यय दिया हुआ है। क्या दिया है, कर प्रत्यय दिया हुआ है। तो इससे शब्द अगर बनाना है तो हम आगे क्या लिखेंगे, दीवाकर। अगर दीवा इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा दीवाकर। तो दीवा इसमें क्या कीजिए, शब्द जोड़े। तो यह प्रत्यय दिया हुआ था, कभी प्रत्यय दे करके कह रहा है शब्द बनाइए, और कभी दे देगा जो कि शब्द दे देगा। जैसे दे देगा दीवा दे देगा और कहेगा इसमें क्या लगाइए, तो प्रत्यय लगाइए। तो प्रत्यय जब लगाने के लिए कहेगा तो इसमें हम क्या लगा देंगे, कर। तो जब इधर लगेगा तो यह प्रत्यय है, ये है। तो
देखिएगा 2 कंडीशन से सवाल पूछ रहे हैं सब, प्रत्यय में भी, उपसर्ग में भी। कभी प्रत्यय दे करके कह रहा है कि शब्द बनाइए, और कभी शब्द में कहेगा प्रत्यय लगाइए। जब प्रत्यय लगाइए कहे तो पीछे अपने मन से लगाइएगा, जोड़िएगा, एक नया शब्द बना लीजिएगा। और जब कहे जे कि प्रत्यय दिया हो और कहे जे कि शब्द बनाइए तो तुरंत उसका उल्टा करिएगा। इसी प्रकार से अगला जो है उपसर्ग। मैंने बताया उपसर्ग से आगे, उपसर्ग से आगे, अब प्रत्यय से प से पीछे। तो उपसर्ग में क्या होता है, ये आगे जुड़ता है, आगे जुड़ करके किसी शब्द को बनाता है। जैसे इसमें है ग म न, इसमें कहे कि उपसर्ग लगाई तो हम लगा देंगे आ गमन, बन गया शब्द ना। तो आ लग गया, तो आगे आ क्या है, उपसर्ग है। आ क्या है, उपसर्ग है। कभी ऐसा दे देगा जो कि इसमें उपसर्ग लगाने के लिए कहेगा तो आ लगाएंगे, और कभी दे देगा जो कि आ में आ उपसर्ग लगा करके, आ उपसर्ग लगा करके क्या बनाइए, शब्द बनाइए। तो हम पीछे क्या लगाएंगे, गमन जोड़ेंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जा रहे हैं, इसको विधिवत देख लीजिएगा। 2 नंबर इससे भी 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर श्लोक के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, जो कि 2 नंबर का श्लोक आएगा, 2 गो श्लोक याद करके जाइए लोगन, मानो 2 गो श्लोक याद करके जाना। मान लीजिए कि वो अगर न लड़े उक्का बुक्का में, तो एक तो लड़ेगा ना, और दोनों में से मान लीजिए दोनों तो आ ही नहीं जाएगा पेपर में। तो इसलिए 2 श्लोक जरूर याद करके जाइएगा। एक अगर नहीं आया तो एक आ जाएगा, एक नहीं आएगा तो एक आ जाएगा, आपका 2 नंबर जरूर का जरूर दे देगा। फिर संस्कृत में संदर्भ, संस्कृत में संदर्भ के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। एक संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची तो मान लीजिए कि पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि एक शब्द का अनेक शब्द, और उसको आप जान ही रहे हैं, तद्भव तत्सम आता है। तद्भव तत्सम अगर आ रहा है तो तद्भव जो होता है हिंदी का भाषा रहता है, और तत्सम जो होता है संस्कृत से लिया गया। यानी जो शब्द कठिन लगे वो समझिएगा क्या है, तत्सम है, और जो आसान लगे तो उसको समझिएगा जो कि क्या है, तद्भव है। उसके बाद हमने बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ जो कि प्रगतिवादी युग और छायावादी युग, इसको तो विशेष तौर से याद रखिएगा। प्रगतिवादी युग की विशेषताएं, छायावादी युग की विशेषताएं। प्रगतिवादी युग के लेखक, छायावादी युग के लेखक, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग अभी नए हैं, नए में अभी पढ़ाने को उतनी स्टाइल है नहीं जो कि खान सर की तरफ से हम लोग पढ़ा दें और उनका स्टाइल हम लोग अपना पाएँ। लेकिन फिर प्रयास रहेगा जो कि हम आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूं। और यही नहीं, अलग अलग कंपटीशन के लिए भी मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आ गया निबंध। निबंध में मैंने कहा था 2 निबंध आप सिर्फ देख करके जाएंगे। एक जो है प्रदूषण, एक प्रदूषण देख लीजिएगा, और दूसरा जो है राष्ट्र प्रेम। दोनों में से एक न एक एकदम 100% ऊपर वाले की दुआ रहे तो एकदम आना ही आना है, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो प्रदूषण और राष्ट्र प्रेम। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद आता है। रस में हमने बताया जो कि हास्य रस का मतलब ये बता दिए थे जो कि हाँ, हास्य किसे कहते हैं। हास्य का मतलब जो होता है बताए हैं जो कि जोकर आता है मंच पे, काली को लिपोत करके करता है तो हंस देते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ पर हंसी आ जाती है तो वहाँ हास्य रस होता है। करुण में मान लीजिए कि किसी चीज़ को देख करके दया की भावनाएं आ जाती हैं तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे सीता मैया जब खो गई थी, सीता मैया जब खो गई थी तो रामचंद्र जी बेचारे जंगल जंगल घूम रहे थे और पंछियों से पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी सीता को तुमने कहीं देखा है। तो वहाँ पर कौन सा रस था, वहाँ पर जो था करुण रस था। अब अलंकार बता ही दिया गया, दोहा सोठा चौपाई बता ही दिया गया। अब आपका जो है रूप में देखिए, रूप में 2 चीज़ का रूप याद रखिएगा, मति और नदी। मति और नदी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ 2 रूप याद कर लीजिएगा, उसमें से आ जाएगा। और धातु में जो है पठ धातु व हस धातु, सिर्फ 2 धातु देखिएगा। और इसके आगे कुछ देखने का प्रयास मत करिएगा। और कुछ आपके जो हैं अनुवाद आएंगे, सब अनुवाद को देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन के लिए बता दूं, रिवीजन के लिए आपको बता दूं, यह जो है
मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट गंगा रत्न पांडे जी का लिखा हुआ है। मेवाड़ मुकुट गंगा रत्न पांडे जी का लिखा हुआ है। और जानते हैं ये कि हल्दी घाटी के युद्ध में बेचारा महाराणा प्रताप हार गए। हारने के बाद जंगल में जाकर के छिप गए। और जब छिप गए तो कहाँ थे? तो अरावली पर्वत में थे। तो प्रथम सर्ग हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का वहाँ व्याख्या करना है जो कि रात का वेला है। देखिएगा 3 से 4 नंबर आपका रखा हुआ है। ये पहला सर्ग है। पहला सर्ग अरावली पर्वत का है। अरावली पर्वत में रात का संध्या है। उस पर पत्थर का एक शिला रखा हुआ है। उस पर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं। चांदनी रात है। चांदनी रात का विशेषता आप जान ही रहे हैं। इसको अपने भाषा में आप लिखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इसको पढ़ भी लीजिएगा। दूसरा सर्ग लक्ष्मी के बारे में है। लक्ष्मी वीर रहती है, साहसी रहती है। इतनी विपदा कंडीशन में जो अपने पति के साथ नहीं छोड़ रही है। नहीं तो विपद के समय जो है अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसे राजभोगी थी। वो उसे हमेशा वेदना प्रताड़ित कर रही है जो कि मैं इतना कष्ट सर हूँ, मेरे लड़के कैसे सहेंगे। फिर तीसरा सर्ग में जो महाराणा प्रताप भी भाई साहसी योद्धा हैं, वीर हैं। तो मान लीजिए कि 2 तरह से क्वेश्चन दे देगा। कभी-कभी ऐसा दे देगा ये कि महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र के बारे में लिखना पड़ेगा। तो 3-4 हेडिंग ज़रूर डालिएगा जो कि वह दयालु हैं, वह वीर हैं, फिर वो जो है कायर नहीं हैं। इस तरह से हेडिंग डाल करके 5-6 हेडिंग बना करके अपनी भाषा में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है महाराणा तीसरे सर्ग के बाद चतुर्थ सर्ग दौलत का है। दौलत जानते हैं कि उनके दुश्मन की बच्ची रहती है, उनके साथ चली जाती है और वह बहुत सुखी रहती है जे, और उसको कोई पश्चाताप इस बात का नहीं रहता है। फिर अगला जो है चिंता का है। फिर अगला सर्ग पृथ्वीराज का है और लास्ट सर्ग जो है भामाशाह का है। और इसके बाद कुछ लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ चला दिया जाए, इसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है रेती के फूल। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का है, यह निबंध संग्रह है। फिर रेती के फूल के बाद जो है दूसरा अशोक के फूल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर इसमें जो है मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है। फिर अगला जो है चिंतामढ़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो बता रहे हैं इसको इम्पॉर्टेंट ही मानकर चलिएगा एकदम, इसको ज़रूर देखिएगा। फिर ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर उसके बाद आगे आइए छायावादी युग के प्रमुख लेखक, मैंने बोला ही था ये कि छायावादी और प्रगतिवादी दोनों को विशेष तौर से भाई देखते चलिएगा। और उसके बाद इससे तू न गई मेरे मन से, ये तो कई बार मैंने बताया है, ये कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसका तितली जयशंकर प्रसाद जी हैं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास जी का है। फिर आगे ठलुआ क्लब देखिएगा, इम्पॉर्टेंट ठलुआ क्लब निबंध रचना है। इसको किसने? गुलाब राय ने लिखा है। रानी केती कहानी साल्ला खां, 84 बसों की वार्ता गोकुलनाथ जी, और नासिके तोपाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर प्रेम सागर मुंशी सदा सुखलाल। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा? कवि गंग के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, और पहला नाटक नहुस, पहला नाटक नहुस, और पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, और पहला कहानी इंदुमती। फिर आगे नागरिक पचाड़ी सभा के संचालक श्याम सुंदर दास जी, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, अष्टयाम नाभादास, अर्धनारीश्वर दिनकर जी। फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, कलम का सिपाही अमृत राय, कामायनी जयशंकर प्रसाद, क्या भूलूं कि याद रखूं हरिवंश राय बच्चन का, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। फिर उसके बाद ठूठायाम मैंने बार बार कहा है, ठूठाम देख लीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय का है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है। दीपदान राम कुमार वर्मा का है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का है। फिर इसमें प्रबंध परिजात देखिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। प्रबंध परिजात जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। फिर मैला आंचल उपन्यास है। रस मीमांसा रानी केती कहानी बता ही दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश
दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है, सुख सागर सदा सुखलाल का है, रामचंद्रिका केशव जी का है। और इसके बाद लेखकों के बारे में हमने बता ही दिया था जी कि कुछ न कुछ आप उसको देख लीजिएगा। और साकेत मैथिली चंद्रगुप्त का ही ये है। इधर इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। और अंत में कहना चाहूँगा ये कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ गुड नाइट।